व्यू 360 में पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की वाटर कॉन्फ्रेंस में क्या हल है? अमरीका के इराक पर हमले को 20 साल मुकम्मल, जंग खत्म, लेकिन अमरीकी दस्ते आज भी इराक में मौजूद। ये बिल्कुल वैसा ही है। इराक में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो सद्दाम हुसैन के दौर में हुआ था। और इस्तांबुल हालिया ज़ल्ज़लों में तबाही से महफूज रहा, लेकिन शहर की नाक़िस तामीरात हुक्काम और शहरियों के लिए फिक्र का बायस। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कल ऐवान नुमाइंदगान को बताया है कि महकमा ख़ारजा अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला की तफसीलात का जायज़ा ले रहा है और अप्रैल के वस्त तक अपनी रिपोर्ट के नताइज कांग्रेस में पेश करेगा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनख़ला के दौरान बदनज़मी और दूसरे मामलात में मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते आए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ऐवान नुमाइंदगान के सामने अपने बयान में मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इरम अब्बासी से जो कैपिटल हिल से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरम, क्या कहा गया एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कांग्रेस के सामने अपने बयान में? असद, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐवान नुमाइंदगान जहां पर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, रिपब्लिकन चेयरमैन ने डेडलाइन दी थी, धमकी दी थी वज़ारत ख़ारजा को कि वो 23 मार्च तक अफ़गानिस्तान से इनख़ला से मुतालिक तफसीली जायज़ा जो है वो कांग्रेस में पेश करें। और जैसा कि आपने बताया कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उनको 3 हफ़्ते मज़ीद दरकार हैं तफसीली जायज़ा देने के लिए। और अफ़गानिस्तान से इनख़ला के दौरान 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे, कई 100 अमरीकी शहरी पीछे रह गए थे और हज़ारों की तादाद में वो अफ़गान जो अमरीकी अफवाज के लिए काम करते थे वो भी वहाँ फंसे रह गए। और इसी का तफसीली जायज़ा ये जानने के लिए कि क्या बदइंतज़ामी हुई, इतना क्योटिक क्यों रहा ये इनख़ला, इसी का जायज़ा वज़ारत ख़ारजा ने कांग्रेस में पेश करना है। और इसी की हियरिंग जब कल हुई और एंटनी ब्लिंकन से इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये एक अज़्म था जो मैंने इनख़ला के बहुत जल्द बाद ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया था कि हम अपने माजी से सबक सीखें और ये कि हमने क्या सही किया, हमने क्या गलत किया, इससे सबक सीखें, इससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। हमने इस काम के लिए बहुत तजर्बेकार रिटायर्ड सीनियर फॉरेन सर्विस अफसरान को जमा किया। दूसरे महकमों ने भी इस तरह की कोशिशें की। हालिया महीनों में हम इन सब के काम को एक जगह इकट्ठा करने का काम करते रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि एक मुश्तरका सबक क्या होना चाहिए जो हमने इससे सीखा। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी कि कल ऐवान नुमाइंदगान में इस ब्रीफिंग में क्या हुआ। अफगानिस्तान के अलावा अमेरिका ने एक और तवील जंग इराक में भी लड़ी। 20 साल पहले इस हफ्ते अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमले का हुक्म दिया था। मुकामी हुकाम की मदद के लिए कुछ अमरीकी फ़ौजी दस्ते आज भी इराक में मौजूद हैं। इस जंग में इराक और अमरीका ने क्या क्या नुकसानात उठाए, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। इस वक्त अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज इराक को गैर मुसल्लह करने, उसके लोगों को आज़ाद कराने और दुनिया को संगीन खतरे से बचाने के लिए फौजी कार्रवाइयों के इब्तिदाई मराहिल में हैं। 20 साल कबल जंग शुरू करने के लिए एक शॉक एंड ऑ नामी बमबारी मुहिम से बगदाद का आसमान रोशन हो गया था। अमरीकी फौज ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और बिलाखिर माजूल आमिर को गिरफ्तार कर लिया। उनके दौरे हुकूमत में रहने वाले इराकियों का कहना है कि ये दौर खौफनाक और सफाकाना था। It's something you cannot be imagined. ये ऐसी चीज है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आप स्टालिन या हिटलर की बात करते हैं, वही हाल है जैसे वो थे, रहम के बगैर एक ऐसी हुकूमत जिसमें कोई रहम ना हो। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 1 मई 2003 को मिशन की कामयाब तकमील का ऐलान किया, लेकिन सद्दाम की बाथिस्ट पार्टी की बाक़ियात और दीगर बागियों ने अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ जंग जारी रखी। Ambition and hatred are enough to bring इराक और अलकायदा को इकट्ठा करने के लिए नफरत और आज़्म काफ़ी है। ये इसलिए भी काफ़ी है कि अलकायदा जदीद तरीन बम बनाने के मज़ीद तरीके सीख सके और जाली दस्तावेज़ात तैयार करने का तरीका सीख सके। इसलिए भी कि अलकायदा बड़े पैमाने पर तबाही पैदा करने वाले हथियार बनाने में महारत के हसूल के लिए इराक से मदद मांग सके। इराक के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार कभी भी मुकम्मल नहीं हुए, जबकि इराकी शहरियों और अमरीकी फ़ौजियों के लिए
جنگ کی انسانی قیمت میں اضافہ ہوا۔ ناقدین بشمول اوباما انتظامیہ کے سابق نائب وزیر خارجہ جم اسٹائنبرگ عراق میں امریکی مداخلت کو غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہیں۔ تنقید دو طرح کی ہے، ایک یہ کہ سب سے پہلے تو یہ سب کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے اگر اس کا کچھ جواز تھا بھی تو صرف اسی صورت میں جب آپ اس بات کو یقینی بنانے کے قابل ہوتے کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا اس سے زیادہ برا نہ ہو جو پہلے ہو رہا تھا۔ صدر براک اوباما نے 2011 کے اواخر میں عراق سے امریکی افواج کو واپس بلا لیا تھا، تاہم انہیں صرف 3 سال کے بعد وہاں اسلامک اسٹیٹ کی بغاوت سے لڑنے کے لیے دوبارہ جانا پڑا تھا جو سیاسی بدامنی کے دوران اٹھی تھی۔ اسلامک اسٹیٹ نے 2017 میں وہاں اپنی حتمی شکست سے قبل موصل اور عراق کے کئی بڑے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ امریکہ نے 2021 میں عراق میں اپنا جنگی مشن باضابطہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ تقریباً 2500 امریکی فوجی عراقیوں کو مشورہ دینے کے لیے باقی ہیں کہ کس طرح اسلامک اسٹیٹ کا بہترین مقابلہ کیا جائے۔ اگرچہ داعش عراق اور شام میں نمایاں طور پر تنزلی کا شکار ہے، یہ گروپ خطے کے اندر کارروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے باہر حملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ رواں ماہ الحرہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے عراقی صدر نے کہا کہ عراقی شہریوں کو صدام دور کے مقابلے میں اب زیادہ آزادی حاصل ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد عراقی اب امن اور استحکام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور حکومت ملک میں خدمات اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ لیکن احمد السہیل کی بیوی سمحہ عزیز جو عراق سے اس دور میں نکل آئی تھیں کہتی ہیں کہ عراقی اب بھی مصائب کا شکار ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ عراق میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے مختلف نہیں جو صدام حسین کے دور میں ہوا تھا۔ عراق میں 4000 سے زیادہ امریکی فوجیوں کے ساتھ ساتھ 10,000 عراقی شہری بھی مارے گئے تھے۔ کارلا بیب کے ساتھ سبشہ خان، وائس آف امریکہ۔ اور اب کچھ بات پاکستانی سیاست کی۔ پاکستان میں کل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے ملک بھر میں انتخابات ایک ہی وقت میں کروانے کی تجویز پیش کی گئی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کا کہہ کر کوئی انہونی بات نہیں کر رہے۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے لیے انتخابات اکتوبر تک کے لیے مؤخر کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کے حکم نامے میں صوبائی حکومت کی طرف سے انتخابی عمل اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی عدم دستیابی کو جواز بنایا ہے۔ احمد بلال محبوب پلڈیٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے بانی صدر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے انتخابات میں تاخیر کے حکومتی فیصلے پہ بات کرتے ہیں۔ احمد، آپ کا ادارہ جمہوری اداروں کے استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے کام کرتا ہے۔ الیکشنز میں تاخیر کا فیصلہ آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت کے استحکام میں کیا کردار ادا کرے گا؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے بہت انفارچونیٹ ہے۔ یہ ہم اس وقت پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کی کافی اتھل پتھل ہو رہی ہے، اور وہ اس وقت ایک بالکل ہی غیر مستحکم سا نظام ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ مزید عدم استحکام کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن غالباً الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں بچی تھی جب حکومت کے تمام اداروں نے مل کے، وزارت دفاع ہو، وزارت خزانہ ہو، وزارت داخلہ ہو، ان سب نے مل کے ان کو بتا دیا کہ نہ تو ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، نہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری افواج بھی اور پولیس بھی دوسرے بہت سے سیکیورٹی کے آپریشنز میں اس وقت مصروف ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے کافی تفصیل سے ان کی باتیں سننے کے بعد نتیجے پہ پہنچے کہ غالباً وہ اس موقع پہ جو اس وقت تاریخ دی گئی ہے 30 اپریل کی، اس وقت تو الیکشن نہیں کرا سکتے، اور انہوں نے اس کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو آپ کے خیال میں عدالت کا کیا کردار ہوگا؟ عدالت کیا رول پلے کرے گی اب؟ دیکھیے، اس میں جو بنیادی سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا جو حکومت نے الیکشن کمیشن کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ کس حد تک قابل یقین ہے۔ الیکشن کمیشن نے چونکہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا ہے تو اس سے میں تو یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بارے میں کنونسڈ ہے کہ کوئی جو وجوہات پیش کی جا رہی ہیں وہ درست ہیں، لیکن اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ شاید اس بارے میں
ज़्यादा यकीन दहानी करना चाहेगा। लेकिन वही सवाल अहमद जो आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी दलील की बुनियाद पे जो दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन को, उस पे कन्विंस हो सकता है और मोस्ट लाइकली ये आगे जाएंगे इलेक्शंस इसी तरह से? अगर तो ये जो वजूहात बयान की गई हैं वो वाकई उतनी सॉलिड और रोबस्ट हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुआ है, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास भी चारा नहीं होगा कोई बात मानने का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट महसूस करता है कि ये जो कुछ उन्होंने हुकूमत ने इनको बताया है वो दुरुस्त नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। पाकिस्तान आज यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, 83वां अपना। मौजूदा सियासी इस्तेहकाम के पस मंज़र में एक तासुर उभरता है कि माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखे गए। तो अगर ऐसा है तो कितना इदराक है इस बात का निज़ाम चलाने वालों को? एक लम्हे पे तो मुझे एक मौके पे तो ये ख्याल हुआ था कि शायद उनको इसका एहसास हो गया है, और सबसे बड़ी जो गलती गुज़श्ता 70 साल से होती रही है उसका आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र किया कि हम फौज सियासत में मदाखलत करती रही है, और अब हमने फैसला किया है कि हम इसमें मदाखलत मज़ीद नहीं करेंगे। अब अगर ये वाकई फ़ौज ने जो कुछ वादा किया है उसके ऊपर अमल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली होगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये महज एक तिफल तसल्ली है और हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, जिसका हमें आइंदा चंद माह में पता चल जाएगा, तो फिर हमारे हालात ज़ाहिर है कोई बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन कम अज़ कम इस यकीन दहानी से कम अज़ कम ये एहसास होता है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब, आप हमारे साथ थे, और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को, सियासी निज़ाम को दरपेश है, उस हवाले से आप अपना तज्जिया दे रहे थे। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा की 3 रोज़ा वाटर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कल कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हम सब ने मिलकर दुनिया में मौजूद पानी के निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा हो चुका। आलमी इदारे के सरबराह का कहना था कि आज दुनिया में आने वाली कुदरती आफात में से हर 4 में से 3 का ताल्लुक पानी से है। दुनिया भर में हर 4 में से एक शख्स पीने के साफ़ पानी के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और लाखों ख़वातीन और लड़कियां रोज़ाना पानी लाने में घंटों गुजारती हैं। सेक्रेटरी जनरल ने पानी के मसाइल के हल के लिए 4 अहम नुकात आलमी बरादरी के सामने रखे, जिसमें पानी की बेहतर मैनेजमेंट, गंदे पानी के निकास के निज़ाम और साफ़ पानी की फ्राहमी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और इस निज़ाम की मजबूती के अलावा माहौलियाती तब्दीली से निमटना शामिल है। पानी से मुतालिक एक बड़ी कुदरती आफत का सामना करोड़ों पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता बरस के तबाहकुन सैलाब की सूरत में करना पड़ा। बच्चों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक कई माह गुजरने के बाद अब भी 1 करोड़ से ज़ायद सैलाब मुतासिरीन पीने के साफ़ पानी से महरूम है। तरक्की याफ्ता दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा इस चैलेंज से निमटने में पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज से जो दीगर मुतासरा ममालिक हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने UN वाटर कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक से यही जानने की कोशिश की। First off, they need to be able to provide सबसे पहले तो उन्हें दुनिया भर में पानी और सफाई के निज़ामों के लिए बेहतर माली इमदाद और सपोर्ट मुहैया करने की ज़रूरत है। गरीब ममालिक से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस कदर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च खुद बर्दाश्त कर पाएं। लिहाजा बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ामों में रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग आसान हो। दूसरी बात का ताल्लुक क्लाइमेट से है। देखिए, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल जिस मसले का सामना किया, एक बहुत बड़े सैलाब की शक्ल में, पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में कोई इतना बड़ा हाथ नहीं, लेकिन गुज़िश्ता बरस के सैलाब जैसे अवामिल से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के असरात से मुतासर हुआ है। हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि तरक्की याफ्ता ममालिक मालियाती और तकनीकी सतहों पर निस्बतन कहीं ज़्यादा हिस्सा डालें ताकि आलमी हिद्दत को बढ़ने से रोका जाए, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में बड़े बहरानों का सबब बन सकती है। to avert further warming that can cause a huge crisis in countries like Pakistan.
لیکن پاکستان جیسے ملکوں کے مسائل اور خاص طور پہ پانی جیسے مسائل جب سے یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے، اور کوئی بھی جنگ سب سے زیادہ سپیس لیتی ہے کسی بھی سچویشن میں، تو اس سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ پر کیا اثر پڑا ہے؟ فرحان حق کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے کو امید ہے کہ دوسرے کرائسس سے دنیا کی توجہ پانی اور اس سے جڑے مسائل سے نہیں ہٹے گی۔ پلیجنگ کانفرنس کے فوری بعد فنڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے جیسا کہ آپ کو علم ہے، ترکیہ اور شام میں انتہائی بڑے زلزلے سمیت بہت سے دوسرے بڑے بحران پیدا ہوئے، لہٰذا بہت سے مسائل کو اس امداد کی ضرورت ہے، اور ہم ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ کو بڑھائیں تاکہ پاکستان فراموش نہ ہو جائے۔ پاکستان کا ایک 4 رکنی وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ آبی وسائل کی وزارت کے سیکرٹری حسن ناصر جامی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان بہت تیزی سے وافر مقدار والے ملکوں سے پانی کی کمی کا شکار ممالک کی فہرست میں آ گیا ہے۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA+ پر۔ پاکستان میں 2 دن پہلے آنے والے زلزلے سے درجن بھر افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان اور بھارت کے بعض علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ماہ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے ہزاروں افراد کی جان لی تھی، لیکن ترکی میں آنے والے اس زلزلے سے ملک کا سب سے بڑا شہر استنبول، جو کہ آبادی کے لحاظ سے یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، محفوظ رہا۔ لیکن استنبول کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں عمارتوں کی ناقص تعمیر مستقبل میں کسی سانحے کی وجہ بن سکتی ہے۔ فروری کے زلزلوں نے ترکی میں ہزاروں رہائشی عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ بہت سے لوگ اس کا الزام ناقص تعمیر پر لگاتے ہیں۔ استنبول آبادی کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں 1.50 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ زلزلوں کی زد میں ہے۔ اس کے میئر اکرم امام اوغلو نے خبردار کیا ہے کہ شہر کو ایک غیر معمولی خطرے کا سامنا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زلزلہ کب آئے گا، لیکن اپنے لوگوں کو ایسی عمارتوں میں رہنے دینا جہاں خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو، جان بوجھ کر انہیں موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ مقامی بلدیہ کی ویب سائٹ کے ذریعے شہری اپنی عمارتوں کو چیک کرانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر ناقص ہونے کے باعث اسے منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے انتظامیہ رہائشیوں کو گرانٹس اور سستے قرضوں کی پیشکش کر رہی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ اب اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے خوف زدہ ہیں۔ ہماری خاندانی اپارٹمنٹ بلڈنگ 5 منزلہ ہے اور کافی پرانی ہے۔ میرے بھائی کا خاندان وہاں رہتا ہے اور وہ خوف زدہ ہیں۔ ان کی واحد تسلی یہ ہے کہ وہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، اور اگر عمارت گر جاتی ہے تو انہیں امید ہے کہ وہ زندہ بچ جائیں گے۔ استنبول ملک میں ایک عشرے پر محیط تعمیراتی عروج کا مرکز رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ زلزلہ زدہ علاقے میں تعمیرات کرنے والوں کی طرح استنبول میں بھی ٹھیکیداروں نے حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جس میں انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ایسی عمارتوں کو معمولی جرمانہ دے کر قانونی منظوری دلا دیں جن کی تعمیر میں زلزلے سے متعلق سخت قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ شاید یہاں استنبول میں بھی ایسا ہی ہو، اس لیے ہم ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تعمیرات سے متعلق استثنا نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے۔ فروری کے زلزلوں کے بعد تعمیراتی کمپنیوں کے بہت سے اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ترکی میں تعمیرات کے عروج نے ملک کی بے مثال اقتصادی ترقی میں اضافہ کیا ہے، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کی AKP پارٹی کو برسوں انتخابی کامیابیاں دی ہیں۔ قواعد و ضوابط کے باوجود یہ اس حکومت کی غیر واضح پالیسی ہے کہ ہر مربع انچ زمین کو استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ نمبر 1 رہائشی یا تجارتی املاک کی توسیع کے لیے، اور نمبر 2 گھر بنانے والوں اور تعمیراتی کمپنیوں کے ہمیشہ ترقی کرتے گروپ کا پیٹ بھرنے کے لیے، تاکہ وہ جواب میں AKP اور اردوان کی انتخابی مہموں کی مالی معاونت کر سکیں۔ اب سب سے بڑی ترجیح غیر محفوظ عمارتوں کے خطرے سے نمٹنا ہے، اور استنبول کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ جب اگلا زلزلہ آئے گا تو 90,000 عمارتوں کے گرنے کا خطرہ ہے۔
डोरियान जोन्स के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और शो के आखिर में आपको लिए चलते हैं अमेरिका की एक शाहराह पर। अमेरिका की अक्सर शहरों में ऐसी हाईवेज मौजूद हैं जो बज़ाहिर गरीब और अमीर आबादियों को तकसीम करती हैं। इन सड़कों के दोनों जानिब आबादियों में तबकाती फ़र्क साफ ज़ाहिर है, लेकिन अब इस फ़र्क को मिटाने के लिए वफाकी हुकूमत ने कुछ नए मंसूबों का ऐलान किया है। तफसील बता रहे हैं आफ्ताब बोर्ड का। इस वक्त मैं अमेरिका की एक मशहूर सड़क 8 माइल पर मौजूद हूँ। इस सड़क के एक तरफ गुर्बत बस्ती है और दूसरी तरफ अमेरिका की अमीर तरीन काउंटीज़ में से एक काउंटी है। सड़क के एक तरफ रहने वालों की फैमिली इनकम तकरीबन $34,000 सालाना है, जो कि गुर्बत की लकीर से करीब है, और दूसरी तरफ रहने वालों की फैमिली इनकम तकरीबन $86,000 सालाना है। एक तरफ रहने वाले बच्चे अक्सर हाई स्कूल की तालीम भी मुकम्मल नहीं कर पाते और दूसरी तरफ रहने वाले बच्चे अमूमन यूनिवर्सिटीज़ की तालीम मुकम्मल करते हैं। अमेरिका में ये वाहिद हाईवे नहीं है जो खुशहाली और बदहाली के दरमियान एक वाज़ेह लकीर है। ऐसी यहाँ पर बहुत सारी हाईवेज़ हैं जो कम्युनिटीज़ को डिवाइड करती हैं। वजूहात चाहे कोई भी हो, लेकिन अब इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए अमरीकी वफाकी हुकूमत एक इनिशिएटिव लेकर आई है। हाल ही में अमरीकी वफाकी हुकूमत ने अगले 5 सालों में तकरीबन $1 अरब खर्च करने का फैसला किया है। इस रकम से अमरीका भर में उन तमाम हाईवेज को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा या उनकी मरम्मत की जाएगी इस तरीके से कि इन हाईवेज की वजह से जो कम्युनिटीज़ में दूरियां पैदा हुई हैं वो कम हों। सदर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस $1 अरब की पहली फंडिंग का आगाज कर दिया है एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम रिकनेक्टिंग कम्युनिटीज पायलट प्रोग्राम है। इस पायलट प्रोग्राम के तहत वफाकी इदारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट अमेरिका के 45 शहरों में तकरीबन $185 मिलियन खर्च करेगा ग्रांट्स की सूरत में। इन ग्रांट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब तक इस इदारे को 400 से ज़ायद एप्लीकेशंस मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें तकरीबन $2 अरब की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ग्रांट न्यूयॉर्क शहर को दी जाएगी जो तकरीबन $55 मिलियन के बराबर है। इस ग्रांट के तहत न्यूयॉर्क में 1960 की दिहाई में बनने वाले 6 लेन के एक हाईवे की मरम्मत की जाएगी। अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका में जो बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से सियाह फार्म कम्युनिटीज़ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन हाईवेज़ की वजह से इन कम्युनिटीज़ का कनेक्शन शहर के बड़े बड़े हिस्सों से कट हो जाता है या मुश्किल हो जाता है और इन्हें आमदोरफ्त में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। 1950 की दिहाई में अमेरिका ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के तहत यहाँ का इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए लाखों लोग बेघर हुए थे और बहुत सारे बिजनेसेस भी डिस्प्लेस हुए थे, और इस डिस्प्लेसमेंट के साइड इफेक्ट्स आज तक बहुत सारी कम्युनिटीज़ को फेस करने पड़ते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिकी हुकूमत ने एक लंबी लिस्ट भी शाया की है जिसमें इन तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दी गई है और किन किन शहरों में कितना पैसा खर्च किया जाएगा उसकी डिटेल्स भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर वॉक कर रहा हूँ वो भी इस बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा है। अमेरिकी रियासत मिशिगन के शहर ओक पार्क में मौजूद ये एक छोटा सा पार्क एक ब्रिज का काम करता है एक बहुत ही मशहूर हाईवे के लिए। यहाँ रहने वाली जूइश कम्युनिटी इस पार्क को एज अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल करती है अपनी इबादत गाहों तक पहुँचने के लिए। हुक्काम का ये ख्याल है कि इस पार्क की रिकन्स्ट्रक्शन से न सिर्फ इनकी आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि इस कम्युनिटी में पैदा होने वाली दूरियां भी ख़त्म होंगी। इस जगह पर काम शुरू होगा 2025 में और प्रोजेक्ट का टोटल खर्चा है तकरीबन $4 करोड़। That's it. See you next time. इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voa-urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।